The only true wisdom is in knowing the fact that you know nothing. ये कहा था सॉक्रेटिस। एंड आई थिंक इन ट्रू सेंस ये सेंटेंस नॉलेज के क्रक्स को कवर करती है। मतलब सर्टेनिटी नहीं, डाउट। फॉर एग्जाम्पल प्लूटो को ले लीजिए। प्लूटो वो आज से 2 दशक पहले तक के प्लूटो को सब जानते थे एज अ प्लैनेट। हमारे सब्जेक्ट्स में था, हमारे एग्जाम्स में आता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता था। एंड सडनली किसी ने 2010 में प्लैनेट की डेफिनेशन बदल दी। उसके बाद से प्लूटो दुनिया से बाहर है, सब्जेक्ट से भी बाहर है, और जिनके मार्क्स चले गए उनके दुख की तो कोई सीमा नहीं। बट ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ऐसी बहुत सी थ्योरी थी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3 centuries, फ्रॉम 17th century to 20th century बिगनिंग, साइंटिस्ट की पूरी कम्युनिटी ये बिलीव करती रही कि लाइट जो है वो इट एक्ट्स एज अ वेव, लाइक साउंड वेव। मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती थी, वैसे ही लाइट को ट्रैवल करने के लिए भी किसी मीडियम की जरूरत है। और क्योंकि स्पेस में वो मीडियम अवेलेबल नहीं था और लाइट स्पेस में ट्रैवल कर सकती थी, तो उस मीडियम को कहा गया ईथर। इसे कंप्लीट उसका नेम था ल्यूमिनिफेरस ईथर। और डिकार्ट से लेके आपके न्यूटन तक के सारे साइंटिस्ट, पूरी कम्युनिटी इस पे बिलीव करती थी। एंड इट वाज अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस इन द फिजिक्स कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, और सारा स्पेस एक इनविजिबल, अनडिटेक्टेबल मैटर से जुड़ा हुआ है, मैटर से भरा हुआ है, जिसका नाम है ईथर। एंड यहाँ तक कि जेम्स मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस उन पे भी वो भी इस ईथर को ध्यान में रखते ही बनाई गई। ये ईथर का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट तब टूटा जब 2 चीज़ें कॉन्सेक्यूटिवली हुई। 1890s के आसपास जब माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने ट्राई किया कि लाइट की चेंजिंग स्पीड को मेजर किया जाए यूजिंग ईथरविंड। they were not able to do so, क्योंकि कोई डिफरेंस उनको मिला नहीं। और फर्दर इन 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें उन्हें साफ बता दिया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। एंड बाय द 1920s ईथर वाज अ डेड कॉन्सेप्ट, नॉट इन द फाउंडेशन। एवरीथिंग related to ether was dead. So this was the story of ether. फिलोसोफर बर्ट्रांड रसल ने लिखा था कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईथर was the most revolutionary act in the history of science since the invention of motion. तो मैं अब पूछना चाहता हूँ, या ये कहूँ कि समझना चाहता हूँ कि स्यूडो साइंस है क्या? क्या ये सिर्फ एक डिस्गाइज्ड सुपरस्टिशन है, या बस खराब साइंस? क्या ये कुछ ऐसा है जो साइंटिफिक लगता है लेकिन है नहीं, या फिर कोई आइडिया जो प्रूफ टेस्ट पास नहीं कर पाया, या शायद कोई ऐसी चीज़ जिसे हम आज के टाइम पे एग्री नहीं करते? और जो साइंस हमारे पहले था वो ऐसे आइडियाज़ जो एक ज़माने में सिखाए जाते थे, बिलीव किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे, और फिर वो गायब हो गए, क्या वो टोटली गलत थे? और आज के साइंस का क्या, जो हम सीखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जिसके अराउंड हमारा सिस्टम बना हुआ है, क्या वो परमानेंट है? रियल नॉलेज एक्चुअली होता क्या है, और ये डिसाइड कौन करेगा? ये वीडियो आपको कोई सीधा जवाब नहीं देगा, लेकिन ये एक ऐसी जर्नी पे ले जाएगा
जहां हम हिस्ट्री के थ्रू, लॉजिक के थ्रू और कुछ भूले चूके सच के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड बेक करेंगे। और एंड में आप खुद डिसाइड करेंगे कि साइंस और स्यूडो साइंस में डिफरेंस है क्या, और अगर ऐसा कोई डिफरेंस है तो। हम अक्सर सोचते हैं कि साइंस का मतलब होता है सर्टेनिटी, कि एक बार अगर कुछ साइंटिफिकली प्रूवन हो गया तो वो फिक्स हो गया, फाइनल, परमानेंट। लेकिन ये है कि ज़्यादातर साइंटिफिक ट्रुथ्स एक सेंचुरी से ज़्यादा टिकते नहीं हैं। चलिए थोड़े टाइम में पीछे चलते हैं। 1700s में साइंटिस्ट मानते थे कि जितने भी फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं उनमें से जलने पर एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे फ्लोजिस्टॉन कहते थे। ये एलिगेंट था, लॉजिकल था और वाइडली एक्सेप्टेड। आज ये थ्योरी गायब है। हिप्पोक्रेटिस के टाइम से लेकर 19th सेंचुरी तक डॉक्टर्स ब्लड ड्रेन करते थे बॉडी को रीबैलेंस करने के लिए। ये टेक्स्ट बुक मेडिसिन था। आज इसे हम मेडिवल हॉरर की कैटेगरी में रखते हैं। 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूजेनिक्स यानी ह्यूमन रेस को सेलेक्टिवली ब्रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव करने का आइडिया लीडिंग साइंटिस्ट के द्वारा सपोर्ट किया गया। ये प्रोग्रेसिव लगता था, रैशनल भी लगता था और साइंटिफिक भी था, और ये ले गया एक टॉप चैप्टर तक हिस्ट्री के अंदर। आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स को स्पूकी कहा था, लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स आपके स्मार्टफोन, जीपीएस और हर इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल का बेस है। तो यहाँ से सिंपल लेसन मिलता है, अच्छी वेल टेस्टेड वाईके एक्सेप्टेड साइंस भी टेम्पररी हो सकती है, और किसी आइडिया को बहुत जल्दी डिसमिस कर देना पूरी एक जनरेशन की प्रोग्रेस को रोक सकता है। अब कुछ रीसेंट एग्जाम्पल देखते हैं जो आज हमें थोड़े एब्सर्ड लगते हैं। हम सब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। लेट 1800s में कोका कोला को एक एनर्जी टॉनिक के रूप में मार्केट किया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें कोका लीव्स के एक्सट्रैक्ट्स होते थे, वही प्लांट जैसे ये फार्मेसीज में मिलता था और एज अ मेडिसिन इसे यूज किया जाता था। 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में को डॉक्टर्स कफ सप्रेसेंट के रूप में रिकमेंड करते थे। साइंस को प्रिस्क्राइब किया जाता था डिप्रेशन से लेके नेजल कंजेशन तक के लिए। किसी ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि ये सब कुछ मेडिकल इस्तेमाल के साथ साथ होता था। कईयों सेंचुरीज तक साइंटिस्ट की मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, बदलता नहीं है। आइंस्टीन ने भी अपनी इक्वेशंस मॉडिफाई की थी कि इस आइडिया को सपोर्ट किया जा सके। फिर आया एडविन हबल और पता चला कि यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रहा है। न्यूटोनियन फिजिक्स कई सेंचुरीज तक परफेक्टली वर्क करती थी, लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो इन मासिव स्केल्स पे न्यूटन के लॉस ब्रेक हो जाते हैं, स्पेस बैंड हो जाता है, टाइम स्ट्रेच करता है, मास और एनर्जी एक हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? शायद कुछ नहीं, या शायद कुछ सेंचुरीज बाद कोई हमारे साइंस को देखे, हमारे न्यूट्रिशन चार्ट्स, इकोनॉमिक मॉडल्स यानी यूनिवर्स की थ्योरीज को देखे और कहें कितने प्रिमिटिव थे ये लोग। क्योंकि सर्टेनिटी का इल्यूजन बड़ा सेडक्टिव होता है, लेकिन जब साइंस सही तरीके से
होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए सही होना है। उसका मतलब होता है कि वक्त के साथ कम गलत होना। चलिए ये प्रिटेंड ना करें कि सिर्फ मॉडल साइंटिस्ट ही लॉजिक का यूज करते हैं। नॉन अब्राहमिक सिविलाइजेशंस में लैब्स और पीएचडीज के आने से बहुत पहले लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और थ्योरीज बना रहे थे। उनके पास सैटेलाइट्स नहीं थे, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, लेकिन दुनिया को समझने की एक डीप अर्ज ज़रूर थी। उनका प्रॉब्लम सोचने में नहीं था, प्रॉब्लम था टूल्स में, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, लिमिटेड एक्सेस में, लिमिटेड मॉडल्स में। लेकिन माइंड्स लिमिटेड नहीं था। इंडिया की बात करते हैं। एशियन इंडिया में ह्यूमन हेल्थ को वात, पित्त, कफ ये 3 दोषों के लेंस से समझा जाता था। ये एक एलिगेंट फ्रेमवर्क का एयर एंड मूवमेंट, फायर एंड मेटाबॉलिज्म, अर्थ एंड स्ट्रक्चर, ये रैंडम नहीं था। ये एक कोशिश थी ह्यूमन फिजियोलॉजी को ऑर्गेनाइज करने की, नेचर, सीजन्स और सिम्टम्स के पैटर्न्स के बेस पे। और कई सेंचुरीज तक ये काम करता रहा। मिलियंस को फायदा हुआ। लेकिन आज मॉडर्न बायोलॉजी दोषास को किसी मेजरेबल मॉलिक्यूलर तरीके से वैलिडेट नहीं करती। जब माइक्रोस्कोप्स, सेल थ्योरी और जर्म थ्योरी आए तो वो पुराना फ्रेमवर्क धीरे धीरे फेड होता गया। फिर भी ये लॉजिकल था, इंटरनली कंसिस्टेंट था और ये उनका साइंस था। चलिए चाइना की बात करते हैं। एशियंट चाइना में मेडिसिन 5 एलिमेंट्स के अराउंड बनी है: वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। फिर से ये फोकलोर नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर था, सिंबॉलिक था और सिस्टमैटिक भी। ये ऑर्गन्स, डायरेक्शंस, सीजन्स और इमोशंस से लिंक्ड था। डॉक्टर्स इसे यूज करते थे इलनेस डायग्नोसिस करने के लिए, हर्बल फॉर्मूलाज बनाने के लिए और पब्लिक हेल्थ मैनेज करने के लिए। ये लॉजिकल था, बेस्ड ऑन वर्ल्ड जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और 2000 साल तक ये मिलियंस ऑफ लोगों को हेल्प करता रहा। लेकिन आज हम जानते हैं कि ऑर्गन्स बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू फंक्शन करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम ग्रीस की बात करते हैं। ग्रीस में हिपोक्रेटिस ने हेल्थ के लिए एक थ्योरी प्रपोज करी थी जो 4 फ्लूइड्स पे बेस्ड थी: ब्लैक फ्लेम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। अगर इनमें से किसी को टू मच या टू लिटिल हो तो आप बीमार हो जाएंगे। इवन पर्सनालिटी भी आप इससे एक्सप्लेन कर सकते थे। क्या ये सच था? नहीं, लेकिन ये रैंडम भी नहीं था। ये पैटर्न रिकॉग्निशन और अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड था। आज भी हम यही कर रहे हैं। किसी को ड्राई या फियरी बोलते हैं, इमोशंस नहीं। ये लैंग्वेज आज भी ह्यूमरल सिस्टम को ईगो करती है। बस साइंस क्लासरूम में ये अब नहीं पढ़ाया जाता। तो फिर क्या बदल गया? क्यों आज हम इन फ्रेमवर्क्स को नहीं पढ़ाते? क्या हम ये मानते हैं कि ये इरेशनल है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट्स वीक थे और दुनिया उस वक्त इतनी मैच्योर नहीं थी कि और डीप जा सके? क्या उन्होंने गलत समझा, या हम सिर्फ आज नए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और इसे प्रोग्रेस कह रहे हैं? ये है असली इंसाइट। उन्होंने मंत्रास नहीं पढ़े और उसे मेडिसिन्स नहीं बोला। उन्होंने ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया
उसे ऑर्गेनाइज किया और जितना हो सके अप्लाई किया। वो जितना साइंटिफिक हो सकते थे उतना थे अपने टाइम के हिसाब से। ये फोकलोर नहीं था, ये था साइंस अंडर कंस्ट्रेंट, और वही हम आज भी कर रहे हैं, बस बेटर टेक के साथ। अब चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पिछले 100 साल एक गोल्डन एज रही है डिस्कवरी के लिए। वैक्सीन, स्पेस ट्रैवल, क्वांटम मैकेनिक्स, इंटरनेट, हमने वो काम किए हैं जो हमारे एंसेस्टर्स सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस रास्ते में हम काफ़ी बार कॉन्फिडेंटली गलत भी रहे, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। ये एक शॉर्ट लिस्ट है उन आइडियाज़ की जो एक टाइम पे मेन स्ट्रीम साइंस थे, ठीक है, आज हिस्ट्री के रिसाइकल बिन में पड़े हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट लोबोटॉप। 1950s के आसपास सर्जन्स मानते थे कि मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जा सकता है ब्रेन के कुछ पार्ट्स को काट के। पेशेंट्स काम हो जाते थे, हाँ, लेकिन जिंदगी भर उनका दिमाग डैमेज हो जाता था और वो परमानेंटली पैरालाइज हो जाते थे। ये फ्रिंज आइडिया नहीं था, इसने 1949 में नोबेल प्राइज भी जीता था। आज के टाइम में दिस इज कंप्लीटली कंसिडर्ड एज टॉर्चर। 1989 में दो साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि उन्होंने कोल्ड फ्यूजन डिस्कवर किया है, न्यूक्लियर एनर्जी रूम टेम्परेचर पे। मीडिया ने एक्सप्लोजन जैसा रिएक्ट किया, फिर आए पीयर रिव्यूज, फील्ड एप्लीकेशंस और फिर साइंस। एक और स्यूडो साइंस जो 20th सेंचुरी में हमने माना वो था फेशियल सिमेट्री इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। हालांकि एक सीरियस रिसर्च फील्ड थी। कुछ लोग मानते थे कि सिमेट्रिकल फेसेस का मतलब होता है हायर इंटेलिजेंस या बेटर जेनेटिक्स। कोरिलेशन को कॉजेशन समझ लिया। जब तक बेटर स्टैटिस्टिकल स्क्रूटनी ने सब खत्म नहीं कर दिया तब तक ये सब चलता रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेनोलॉजी का। 19th सेंचुरी में कॉमन था कि लोग पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने के लिए किसी के स्कल के बम्स को फील करते थे। पुलिस इसे यूज करती थी। आज इसे हम एस्ट्रोलॉजी के पास रखते हैं, बस थोड़ा फैंटेसी लैंग्वेज के साथ। लो फैट डाइट साइंस 1970s में और 80s में डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉमर्स ने लो फैट सब कुछ पुश किया। बटर को विलेन बनाया, शुगर को फ्री पास मिल गया। आज हम जानते हैं कि ये चेरी पिग डेटा और इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस की वजह से था, और ये तो बस शुरुआत थी। लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक यूनिवर्स थ्योरी। आइंस्टाइन भी मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक और एटर्नल है। उन्होंने अपनी इक्वेशंस में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड किया था ताकि ये आइडिया फिट हो सके। फिर आए एडविन हबल, जिन्होंने दिखाया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। बाद में आइंस्टाइन ने स्टैटिक मॉडल को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लंडर बताया। लेकिन ऑनेस्टली बोले, साइंस में आपकी सबसे बड़ी गलती शायद किसी और का नोबेल प्राइज बन जाती है। एक बड़ा ही क्यूरियस पैटर्न है ह्यूमन हिस्ट्री में। हम मानते हैं कि हमें सच मिल गया है जब तक एक नया और बेटर सच नहीं मिल जाता। हम थ्योरीज बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं और फिर कुछ डिकेड्स बाद क्वाइटली उन्हें रिटायर कर देते हैं। कोई हेडलाइंस नहीं, बस साइलेंस और एक नया चैप्टर। तो शायद हमें रुक के ये पूछना चाहिए, आज हम क्या गलत समझ रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है that it is something very core. साइंस एक फैक्ट्स का टेम्पल नहीं है, कभी था ही नहीं। ये एक प्रोसेस है
क्वेश्चन करने का, टेस्ट करने का, डिस्कार्ड करने का और फिर से रिबिल्ड करने का। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में हमने इसे स्क्रिप्चर जैसा ट्रीट करना चालू कर दिया। कार्ल प्रॉपर ने एक बार कहा था, साइंस इज नॉट अ सिस्टम ऑफ सर्टेन और वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट्स, इट इज नॉट अ सिस्टम एट ऑल, इट इज एक्टिविटी। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। साइंस एक नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है। जिस मोमेंट आप क्वेश्चन करना बंद कर देते हो, वो साइंस होना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, जब कोई आइडिया पॉपुलैरिटी, पॉलिटिकल सपोर्ट या इंस्टीट्यूशनल वैलिडेशन ले लेता है तो उसे चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसे जल्दी चैलेंज करते हो तो आपको क्रैंक बोल दिया जाता है, चाहे बाद में आप सही क्यों ना साबित हो जाए। तो बुरा आइडिया टिकता क्यों है? क्योंकि साइंस सिर्फ सच का नाम नहीं है, ये ईगो, फंडिंग, इंस्टीट्यूशन और फेम का भी खेल है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। 1840s में एक हंगेरियन डॉक्टर इग्नास सेमेल्वेज ने कुछ अजीब नोटिस किया। हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड्स में वुमेन मर रही थी ज़्यादा तब जब उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर रहे थे, मिडवाइफ्स नहीं। उसने इन्वेस्टिगेशन की, सिर्फ एक डिफरेंस मिला, डॉक्टर्स ऑटोप्सीज कर देते और फिर बिना हाथ धोए बेबीज डिलीवर करते थे। सेमेल्वीज ने एक सिंपल आइडिया इंट्रोड्यूस किया, हैंड वॉशिंग। मॉर्टेलिटी रेट्स गिर गए तो नेचुरली उसे ह्यूमिलिएट किया गया और एंड में एक अजाइलम पे भेज दिया गया, वहीं उसकी मौत हो गई। 2 डिकेड्स बाद हैंड वॉशिंग बिकेम अ स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस। और ये सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, आज भी हमारे पास एक चीज है जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन क्राइसिस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में। 2000s के 50% से ज़्यादा लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट्स आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। वो पब्लिश हुई, सेलिब्रेट किए गए और अब उन पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो साइंस कहता है वो अक्सर वही होता है जो फंड होता है, साइट होता है और रीट्वीट होता है। और इसी तरह मशीनरी ऑफ बिलीफ शुरू हो जाती है, स्लोली इंक्वायरी को आइडियोलॉजी में बदलती हुई। अब ये है रियल डे कभी। आज के कुछ फ्रिंज आइडियाज जो हंसी में उड़ाए जाते हैं, इग्नोर किए जाते हैं या कैजुअली डिसमिस किए जाते हैं, वो कल के मेन स्ट्रीम होंगे। और आज का कुछ कटिंग एज, पीयर रिव्यूड, इंस्टीट्यूशनली सेलिब्रेटेड साइंस अगले कुछ डिकेड्स में क्वाइटली डिसमेंटल हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एआई कॉन्शियसनेस आज के टाइम में ये मोस्टली फिलोसॉफिकल है। क्या मशीन सोच सकती है, महसूस कर सकती है, अवेयर हो सकती है? साइंस अच्छा लगता है, राइट? लेकिन 50 साल पहले इंटरनेट भी वैसे ही लगता था। कल ये एक रिसर्च डिसिप्लिन हो सकता है या शायद एक सिविल राइट्स डिबेट का सब्जेक्ट भी। एक और एग्जांपल है स्ट्रिंग थ्योरी, एक स्टनिंग पीस ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्लेम करता है कि सब कुछ यूनिफाई करेगा, क्वांटम फिजिक्स, ग्रेविटी, पूरा कॉस्मोस। लेकिन अभी के लिए कोई ऑब्जर्वेबल प्रूफ नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन भी नहीं है, अभी भी थ्योरेटिकल, अभी भी इनकम्प्लीट। एक और थ्योरी है मल्टीवर्स की थ्योरी। हमने काफ़ी टाइम ये मार्वल में देखा है। मल्टीपल यूनिवर्सेस, इनफाइनाइट रियलिटीज, काउंटलेस पॉसिबिलिटीज। हर दूसरी मूवी का प्लॉट है ये, लेकिन लैब में अभी भी स्पेकुलेटिव, कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, फिर भी ये एक एक्टिव फील्ड ऑफ स्टडी बना हुआ है। एंड फाइनली द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये आइडिया की पूरी रियलिटी एक कोडेड कंस्ट्रक्ट है जो किसी हायर इंटेलिजेंस के सिस्टम के अंदर चल रही है।
ज़्यादातर साइंटिस्ट इस पे आँख घुमाते हैं, लेकिन कुछ सीरियस माइंड्स, फिजिसिस्ट, फिलोसोफर्स, टेक्नोलॉजिस्ट इसे सीरियसली ले रहे हैं, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क। इसलिए नहीं क्योंकि ये सच है, बल्कि इसलिए क्योंकि शायद एक दिन ये टेस्टेबल हो जाए। तो किसी के वेयर थ्योरी को डिसमिस करने से पहले हमें पूछना चाहिए, क्या हम आइडियाज़ को जज कर रहे हैं या हम सिर्फ उन टूल्स तक लिमिटेड हैं जो अभी हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर हिस्ट्री ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि आज का नॉइस कल का टेक्स्ट बुक बन सकता है, और आज का सर्टेनिटी शायद शेड्यूल के हिसाब से पुराना हो सकता है। साइंस एडवांसेस वन फ्यूनरल एट अ टाइम, ये मैक्स प्लैंक ने कहा था। और ये इसलिए है क्योंकि पुराने आइडियाज लैब में नहीं मरते, वो तब मरते हैं जब लोग उन्हें डिफेंड करना बंद कर देते हैं, जब एक नई जनरेशन उन्हें छोड़ देती है। और कभी कभी जो हम स्यूडो साइंस कहते हैं वो सिर्फ साइंस होती है जो एक अलग क्लॉक पे चल रही होती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्यूडो साइंस सिर्फ साइंस है, या वो साइंस जो एक पुराने टाइम पे बीत चुका है, या साइंस सिर्फ एक वेल आर्ग्यूड इल्यूजन है जो गलत साबित होने का वेट कर रहा है। सच ये है कि नॉलेज एक मूविंग टारगेट है। आइडियाज उठते हैं, आइडियाज गिरते हैं, और कभी कभी लेबल साइंटिफिक या स्यूडो साइंटिफिक ट्रुथ पर नहीं बल्कि टाइमिंग पर डिपेंड करता है। तो साइंस को वर्शिप मत करो, उसे समझो, उसे क्वेश्चन करो, वंडर के लिए जगह छोड़ो। एशियन साइंस को भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, उसे इग्नोर मत करो। उनका मेथड समझो, उनके फ्रेमवर्क समझो, और उनके पीछे की फिलॉसफी को भी समझो। क्योंकि अगर हिस्ट्री एक चीज़ बार बार रिपीट करती है तो वो ये कि हम नॉलेज को कैसे जज करते हैं। अगर इस वीडियो ने एक थॉट स्पार्क किया है, आपका लेंस शिफ्ट किया है, या एक मोमेंट के लिए आपको रोक दिया है, तो लाइक दबाओ, किसी क्यूरियस इंसान के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं स्वप्नित, here was my bit of dharma, now to do yours।